Today we study about the next topic of the mechanical properties, that is stress strain curve. लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ग्राफ को एक्सप्लेन करना रहता है, एक्सपेरिमेंट है। वायर अगर हमको दिया गया है, वायर में लोड अगर अटैच करेंगे, एक वायर है, वायर की लेंथ कंसीडर कर लेंगे एल, उसके अंदर हम लोड अगर अटैच करेंगे तो लोड अटैच करने के बाद वायर की लेंथ जो है वो क्या होना शुरू होती है, इंक्रीज होना शुरू होती है। तो वायर की लेंथ कंसीडर कर लो कि इतनी क्या हुई, इंक्रीज हुई। ये वायर की क्या थी, ओरिजिनल लेंथ थी, वायर की ओरिजिनल लेंथ थी। अब हम ये देखेंगे कि अगर इस लोड को रिमूव कर दें तो वायर अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे वापस जाता है। तो उसी के जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को यहाँ पर डिस्कस दिया गया है। तो एक्सप्लेन हम किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास एक वायर है, तो सपोज अ मेटल वायर इज सस्पेंडेड vertically from a rigid support and stretched by applying a load। यहाँ पर एक लोड लगा के उसको स्ट्रेच करेंगे इसके लोअर एंड पे। द लोड इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड स्टेप बाय स्टेप, यानी हम लोड यहाँ पर अटैच करते जाएंगे हैंगर लगा के, तो वायर की लेंथ जो है वो क्या होते जाएगा, इलोंगेशन होते जाएगा। और दिस elongation is measured during each step and we see that stress and strain is noted for each load and graph is drawn taking longitudinal stress versus longitudinal strain। और इसी ग्राफ को इसमें शो किया गया है। तो पहले यहाँ पर हमारा क्या रहेगा कि इनिशियल कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट है ओ, ओरिजिन कंसीडर करेंगे इसको। अब जैसे जैसे हम लोड लगाते गए वायर की लेंथ इंक्रीज होते गई, यानी अगर हम कहेंगे कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो ये जो लाइन ओ ए है ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी कि इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ है, और ये इनिशियल पार्ट क्या बताता है, स्ट्रेट लाइन। और इस रीजन में हम हुक्स लॉ को क्या करेंगे, ओबे करेंगे, यानी स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्ट्रेन के। यानी जैसे जैसे वेट बढ़ा वायर की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन एक कंडीशन इसमें ऐसी आएगी कि द पॉइंट एट विच ए के बियॉन्ड अगर हम बढ़े, यानी हम लोड तो बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पर अगर हम फर्दर लोड इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो प्रोपोर्शनलिटी है वो वैसी प्रोपोर्शनलिटी हमको शो नहीं करेगा। यानी यहाँ पर इस रीजन में हुक्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं होता, यानी जितना हमको लोड बढ़ाए उतनी लेंथ इंक्रीज होके नहीं मिलती है। और एक केस ये भी है कि अगर यहाँ तक हम पहुँचेंगे तो अगर जितना लोड लगाए, लोड निकाल लिए, वायर अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच गए तो वायर अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे वापस नहीं जाता, यानी यहाँ पे चेंज इज रिवर्सिबल, यहाँ पे इरिवर्सिबल हो जाता है। तो द मटेरियल ऑफ द वायर शोन इलास्टिक बिहेवियर इन द रीजन ओ बी, यहाँ तक के हमको इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। और जो पॉइंट बी जो है, इस पॉइंट को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। यानी यहाँ तक हमको ये मिलेगा कि लोड अटैच करते गए, यहाँ पर उसका एक्सटेंशन होते गया, तो द करस्पॉन्डिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द इलास्टिक पॉइंट। यहाँ पे हमको इलास्टिक बिहेवियर मिलता है, यानी जितना लोड लगाए, लोड रिमूव कर दिए, वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। ये रीजन हम ट्रेस कर लिए, इस रीजन को डिफाइन कर दिए। अब आगे क्या है कि हमारा स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेस को यानी लोड को बढ़ाते गए बियॉन्ड द पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी के आगे अगर हम बता रहे हैं तो अगर पॉइंट के बी के आगे और लोड बढ़ा दिए तो यहाँ पर स्ट्रेन जो है वो भी कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा, यानी हमारा जो वायर है वो बारीक होते चला जाएगा। यहाँ जिसको हम कहते हैं कि उसकी नेक बन जाती है, वायर हमारा बारीक होते चला जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, लोड को निकाल देंगे वापस, तो लोड को निकालने के बाद भी वायर जो है वो पॉइंट बी तक यानी नहीं पहुंचता, तो जो है वो क्या हो जाती है, बारीक हो जाती है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि एग्जांपल ले सकते हैं कि मटेरियल जो है उसकी ओरिजिनल
जो लेंथ है उस पे वापस नहीं आ जाता, बल्कि वो एक लीनियर स्टेप पे जाता है। उस लीनियर स्टेप को रिप्रेजेंट किया गया है किससे, CE से रिप्रेजेंट किया गया है कि लेंथ ऑफ द वायर व्हेन देयर इज नो स्ट्रेस इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल लेंथ एंड द डिफॉर्मेशन इज इरिवर्सिबल, यानी वायर वहां पे ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आता। इसको कहा जाता है परमानेंट सेट। तो हर डेफिनेशन आपको बताना रहेगी कि परमानेंट सेट कब होता है। अगर हम फर्दर उसमें लोड को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेन फॉर रिलेटिवली स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस अंटिल ए पॉइंट D इज रीच्ड, यानी एकदम बारीक हो जाएगा और वहां पे क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, उसको हम कहेंगे फ्रैक्चर टेक्स प्लेस। तो ऐसे कुछ कंडीशंस है, हर पॉइंट को आपको डिफेंड करना है। यहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर है, यानी उसमें रीगेन हो जाएगा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में। इस पोजीशन पे वो अपने प्लास्टिक को बिहेवियर शो करता है, यानी वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएगा। उससे पहले रहेगा तो वो पॉइंट हमारा बनता है इलास्टिक लिमिट, या उसको हम कहेंगे यील्ड पॉइंट, और फर्स्ट रीजन में हुक्स लॉ को ओबे करेगा, इस रीजन में वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता, और आगे उसकी नेक बनती है, वहाँ पे वो फ्रैक्चर हो जाता है, उस पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट कहा जाएगा। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में 2-3 डेफिनेशन है जिसको आपको डिफाइन करना रहेगी। आगे कुछ डेफिनेशंस बताई गई है कि मटेरियल किस तरीके से है। तो मटेरियल जैसे अगर ग्लास है, सिरेमिक है, जो ब्रेक हो जाता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, दे आर कॉल्ड ब्रिटल। Metal such as copper, aluminum, iron have large plastic range of extension. So the length considerably increases undergo plastic deformation till they break, यानी वो बारीक होते जाएंगे, उसके बाद कहीं जाकर ब्रेक होते हैं, they are called as ductile. और metal such as gold, silver which can hammered into a thin sheet are called malleable, यानी जिसकी बारीक शीट बनती है उसको हम कहेंगे मेलिएबल। और ऐसे भी मटेरियल हैं जैसे ग्लास है, इस ग्लास मटेरियल की हम ये कंडीशन देखें, सॉरी ग्लास नहीं, रबर है, रबर को हम इलास्टिक रीजन में हम क्या देखेंगे कि उसको स्ट्रेच करेंगे, उसकी लेंथ काफ़ी बढ़ जाती है, यानी जितना बड़ा हमारा वायर है, रबर है, उस रबर को अगर स्ट्रेच करें तो उसकी लेंथ कई टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे वापस आता है जब हम उसका स्ट्रेस को हटा लेते हैं। तो ये जो कंडीशन है, मटेरियल दैट कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच्ड फॉर ए लॉन्गर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड एज इलास्टोमर। इसकी एग्जांपल हम देंगे, क्या है, ग्लास है। अगला है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इलास्टिक हिस्टेरेसिस में ये देखोगे कि एक लूप है, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर लोड को स्ट्रेस को बढ़ाते गए, स्ट्रेन भी इंक्रीज होते जाएगा, यानी लोड बढ़ते गया, उसके बाद ये वापस अगर उसका लोड हटा दिए तो ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आएगा। तो इसी को बताया गया कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर इंक्रीजिंग लोड, और वापस जब आया तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिक्रीजिंग लोड। अब इसमें जो पूरा लूप बना, इस लूप में जो एरिया कवर हुआ वो एरिया क्या बताता है, एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल। तो इसको कहा जाता है कि हिस्टेरेसिस, यानी इसमें क्या होगा कि some material like rubber, when stress applied on a body decrease to zero, strain does not return to zero immediately, यानी फौरन वो वापस नहीं आता। तो the strain lag behind the stress, this lagging of strain behind the stress is called as the elastic hysteresis। जो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, यानी फौरन जितना लोड लगाए वापस उतना नहीं आता, बल्कि वो धीरे से वापस आता है, तो ये जो लैगिंग ऑफ स्ट्रेन बिहाइंड द स्ट्रेस है, इसी को कहा जाएगा लैगिंग ऑफ स्ट्रेन बिहाइंड स्ट्रेस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। इलास्टिक is called as the elastic hysteresis. In previous video we have seen that the Hooke's law, that is the part of the
mechanical properties of the solid in which we studied within हुक्स लॉ में स्टडी किए थे कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पॉइसन रेशियो। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर एक वायर दिया गया, कंसीडर कर लेते हैं कि वायर है, वायर की लेंथ कितनी दी गई है L, और इस वायर का डायमीटर अगर जो भी रहेगा तो इसका रेडियस रहेगा R। जो पेंसिल कलर का बना हुआ है वह कंसीडर कर लेते हो कि आप वो वायर है। अब इस वायर को अगर हम लोड लगाएंगे तो वायर की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वायर की लेंथ इंक्रीज हुई यानी उसका डायमेंशन चेंज हुआ। तो चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन। इसको कहा जाता है लीनियर स्ट्रेन। तो यही चीज़ बताई गई है कि रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट फोर्स इज कॉल्ड एज द लीनियर स्ट्रेन, यानी उसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी। अगर इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर वायर दिया गया है, वायर के दोनों साइड हम फोर्स लगा दें, जो लेंथ उसकी इंक्रीज हो गई थी, आज जब उनको कॉम्प्रेस करेंगे तो कॉम्प्रेस करने पर उसका डायमीटर भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी अगर वायर इस तरीके का है, वायर की लेंथ इतनी है, अगर वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर हम फोर्स लगाए, लोड लगा देंगे तो वायर की लेंथ इतनी इंक्रीज हो जाएगी। लोड लगाने पर वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वायर की लेंथ अगर इंक्रीज होती है तो इनका इंक्रीमेंट हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि वायर के अगर अप्लाइड फोर्स दोनों तरफ से कर दें तो वायर जो है वो क्या हो जाना शुरू होगा, कॉम्प्रेस होना शुरू होगा, और जब कॉम्प्रेस होगा तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी वायर की थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड एज द लेटरल स्ट्रेन। और रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन is called as the lateral strain, is called as the linear strain। यानी अगर डायरेक्शन जो हम देखे थे, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड एज द lateral strain, linear strain is called as the linear strain। ये स्टडी कर चुके हम। तो इसी तरीके से अगर उसके डायमेंशन पर इफेक्ट आता है फोर्स लगाने के बाद, तो उसका रेशो अगर हम लेंगे, किसके साथ लेंगे, उसके लेटरल स्ट्रेन का लेंगे लीनियर स्ट्रेन से, तो उसको कहा जाएगा रेशो, इसको कहा जाता है पॉइसन रेशो। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। लेटरल और लीनियर में जंबल नहीं होना। एक है लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन हम शुरू में स्टडी किए थे, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। इसको कहा जाता है लीनियर स्ट्रेन। इसका स्टडी किए थे कि वायर दिया गया है, वायर में लोड लगा दिए, लोड अप्लाई करने के बाद उस वायर की लेंथ कुछ बढ़ जाती है। यहाँ ओरिजिनल लेंथ थी L, उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ, स्मॉल l। ये जो रेशो मिला, इस रेशो को कहा जाता है स्ट्रेन। अब अगर यही वायर है, लोड अप्लाई करें, अब इसमें अगर जो चेंज आया परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स लेंगे तो उसको कहा जाता है लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन यानी जो बाजू से उसको चेंज आएगा, यानी उसके डायमेंशन यानी डायमीटर के ऊपर जो चेंज आएगा उसको कंसीडर करेंगे तो वो कहलाएगा उसका लेटरल स्ट्रेन। यानी अगर हम फार्मूले से निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, कंसीडर करेंगे पहले कि L जो है क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, ओरिजिनल लेंथ वायर की है कैपिटल L। अब उसका या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा लेंथ डायमीटर में। अगर हम उसको कॉम्प्रेस करेंगे तो उसकी लेंथ कम होगी, और अगर उसको में लोड लगा देंगे तो लेंथ उसकी इंक्रीज होगी। तो इसको हम L क्या कहलाएगा, उसका इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज
इन लेंथ ऑफ वायर। और डी क्या रहेगा, वायर का ओरिजिनल डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर। और स्मॉल डी क्या बताएगा, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर। अगर इसका रेशो लेंगे तो वो रेशो कहलाता है हमारा लेटरल स्ट्रेन, पॉइजन रेशो। उसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। लीनियर तो हमको मालूम है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अब लेटरल किसको कहा जाएगा, जो हमारा वायर था, ये वायर का डायमीटर हो गया पूरा कितना, डी। अब अगर इसमें लोड लगा दिए, लोड लगाने के बाद वायर क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, यानी वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वायर की लेंथ बढ़ेगी लेकिन उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये उसका डायमीटर रिड्यूस हो गया और उसका ओरिजिनल डायमीटर कितना था, डी। कब, जब लोड अप्लाई किए। तो इसका जो रेशो रहेगा उसको कहा जाता है डी अपॉन डी, चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी इंटू ये हो जाएगा एल अपॉन एल। तो ये हो जाएगा डी एल अपॉन डी स्मॉल एल। ये रहेगा क्या, पॉइजन रेशियो। अब यहाँ पर इसकी यूनिट नहीं रहेगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और सिग्मा की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे स्टील के लिए कितनी होती है, स्टील के लिए 0.28, ग्लास लेंगे उसके लिए कितनी रहेगी 0.2, ग्लास लेंगे क्राउन का तो उसके लिए वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। इसको कहा जाता है पॉइजन रेशियो। तो उसकी मेन डिफिनेशन याद रखना कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो हुक्स लॉ है। उसके बाद विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज द पॉइजन रेशियो। अब अगला हमको बनाना है देखना रहेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।